दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊनी में। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह हिनवाल और आज हम साधन सहकारी समितियों और समितियों के निर्माण पर और किस तरीके से वो काम कर रही हैं उनकी सफलता पर हम आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री पन्ना लाल जी, जो एडीसीओ हैं कोऑपरेटिव पे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊनी में। धन्यवाद। सर बहुत सारी साधन सहकारी समितियां अभी गांव में काम कर रही हैं, खासकर हमारे नैनीताल क्षेत्र में। चाहे अगर हम नज़दीकी देखें, लेटीबुंगा में है, कसिया लेक में है, नथुआ खान में है, पदमपुरी में, बहुत सारे क्षेत्रों में। तो इन साधन सहकारी समितियों से ज़्यादा किसान जुड़ें, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यह है कि सहकारी समितियां मेंबरों की बनाई हुई अपनी खुद की संस्था हैं। इनमें सदस्यों में से ही उनका बोर्ड जो समिति के कार्यों का संचालन करता है जी, इनका ही होता है। और बोर्ड के नियमानुसार जो बोर्ड निर्धारित नियम बनाता है उनके अनुसार समितियां और समितियों के कर्मचारी काम करते हैं। जी, समिति में मेंबरशिप जो समिति का क्षेत्र है जी, उसी का प्रत्येक परिवार का जी, मेंबर उसकी सदस्यता ले सकते हैं। जो समिति का अंशधन होता है जी, और प्रवेश शुल्क होता है वो जमा कर दे जी, और उसके अनुसार वो समिति से जो समितियों का व्यवसाय है उसमें हस्तक्षेप कर सकता जी, है, लोन दे सकता है जी, और खाद बीज ले सकता है। जी, और बोर्ड चाहे तो समितियों में क्रय सेंटर भी खुलवा सकता है कि जो काश्तकारों का माल उत्पादन होता है जी, उसको वो खरीद सकते हैं। जी। सर जैसे कहा भी गया है कि ये बहुउद्देशीय समितियां हैं, इनके बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। तो अभी एक बहुत बड़ी चुनौती किसान के पास आ रही है, जो उत्पाद है वो बिक नहीं पा रहे, या कई बार होता है कि मंडी में बहुत अच्छा रेट मिला तो किसान ने बेच दिया, लेकिन जब रेट कम हो तो साधन सहकारी समितियां कैसे मदद कर सकती हैं उसे खरीदने में? देखिए, समितियां भी काश्तकारों की हैं। जी, समितियों में जब अगर माल नहीं बिक रहा है जी, तो समितियां सभी का स्टोरेज करके जी, माल को जी, रेट क्रय न करे, उनकी सहमति पर स्टोर कर सकता है। माल तोल के रख सकता है कि फलाने का इतना, फलाने का इतना, फलाने का इतना। जी, और उनके लिए फिर बाजार ढूंढे। बोर्ड नियम निर्धारित करे कि भाई बाजार में मंडी में इतने रुपए तक नहीं बिक रहा है जी, और अन्य की मंडियों में भाव देखा जाए, जो भी लॉस प्रॉफिट हो उसको समिति या मेंबर वहन कर सकते। जी, तो माल को समिति लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और वो बाजार ढूंढे, बाजार अच्छा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई दिवे ढूंढते भी नहीं बाजार मिल पाता है तो फिर माल तो अगर पहुंच गया मंडी में तो उतारना ही पड़ता है। जी, तो उस चीज को लॉस प्रॉफिट देखने के लिए समिति के बोर्ड जो होता है उसको नियम बनाने पड़े। हम ये मान सकते हैं कि ये समितियां सिर्फ बीज, खाद, दवाई वितरण ही नहीं, हमारी फसल को बेचने में, विपणन में भी सहायता करेंगी। एक बारी अभी न्यूज पेपरों की, जो स्थानीय पेपर है, उनकी सुर्खियां बनी कि आज बहुत सारे किसानों की धारी में बैठक है, आज बहुत सारे किसानों की रामगढ़ में बैठक है। पहले साल भर में ये पैसे का लेन देन की लौटा फेरी होती थी, जो भी किसान फसली ऋण ले रहा था। अब ये कह रहे हैं कि 6 महीने में होगी, तो इस पर आप प्रकाश डालेंगे? देखिए, एक बात, कोई भी फसल जी, उसका जो कटने, बोने से लेकर काटने तक की अवधि होती है, 6 महीने से अधिक किसी फसल की नहीं होती। जी, और जो फसल जिस सीजन में बोई जाएगी जी, उसी के लिए काश्तकार ऋण भी ले सकता। अब सरकार ने 2 फसल निर्धारित की हैं, रबी और खरीफ, लेकिन 3 भी होती हैं, जायद की फसल भी होती है। तो वो 3 महीने की फसल होती है, जैसे लौकी है, कद्दू है, जो गर्मी की फसल है, जी, तरबूज, खरबूज, करेले, जी, के लिए भी लोन ले सकता है। जी, नियम बैंक लोन का है, क्योंकि जो फसल है जी, उसकी अवधि के करने से पहले उसकी मांग लगती है, और मांग लगने के बाद काश्तकार को पता चल जाता है कि मैंने इतना ब्याज सहित पैसा देना है, तो माल बेच करके दे दे। तो आप कह रहे हैं कि 6 महीने का जो ऋण का प्रक्रिया शुरू की है, फसल के चक्र को देखकर। फसल के चक्र। साधन सहकारी समितियों की स्वायत्ता के बारे में बताएं और सरकार की इसमें क्या भूमिका है? ऐसा है कि अब उसके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होनी किसान के साथ जी, क्योंकि कर्मचारी हैं, कुछ की कैसी मंशा, कब कैसा कर दे। जी, अगर वो शिकायत करेगा तो विभाग इन्वॉल्व हो। जी, अगर कोई शिकायत नहीं है, विभाग को कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। जी, तो हम कह सकते हैं कि साधन सहकारी समितियां पूर्णतः स्वायत्त है, खुद के निर्णय है, खुद के निर्णय, खुद के नियम है। हाँ, जो सहमति से बने। हाँ, लेकिन उनके बायोलॉजी में जो हैं जी, उन्हीं के आधार पर उनको काम करना। अच्छा, अब जैसे व्यवसाय करना चाह रही हैं,
करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस प्रॉफिट देखें। जी अगर मान लीजिए आपने अभी काश्तकारों का माल खरीद दिया 100 रुपये किलो, जी अब बाजार 100 रुपये का नहीं मिल रहा है, जी अब आपने तो तय करके खरीद दिया है ना, जी पैसा ही देना बाकी तो है। बिल्कुल। ये तो व्यवहार है, बिजनेस एक व्यवहार है। जी और उसके आधार पर अगर मान लीजिए कि 90 रुपये किलो बिकता है, ट्रांसपोर्ट भी गया, पल्लेदारी भी गई, जी तो वो नुकसान कौन भरेगा? जी बोर्ड ने जब अगर नियम बनाए हैं, काश्तकारों ने बनाए हैं, तो नुकसान सबका होता है, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा उनके शेयर पे जाएगा, नुकसान होगा उनके शेयर पे जाएगा। सर, अगर मान लीजिए कि बहुत बार किसान ऋण लेता है, फसली ऋण लेता है, और फसल खराब होने का तो चलन है ही बहुत सालों से, तो उस परिस्थिति में वो बकायेदार रह जाता है, तो क्या उसे करना चाहिए? क्या है उसके नियम? कुछ तो सरकार ने ऐसे नियम बना रखे हैं कि जो समितियां हैं, जी काश्तकार ऋण ले रहा है उसका बीमा कर दें, जी लेकिन जब तक काश्तकार सहमत नहीं होगा अच्छा। कि भाई मेरा बीमा कर दो, तब तक नहीं करेंगे। क्योंकि बीमा का भी प्रीमियम जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऋण से जाएगा। जी मान लीजिए तो कि ऋण और बढ़ जाएगा। ऋण अब जैसे हमने 1 लाख दिया, जी 5,000 उसका प्रीमियम आता है, हाँ। तो 1,05,000 हो जाएगा। जी, जी, जी। क्योंकि वो तो हमने बैंक से लेना है और कंपनी को दे देना है, जी, जी। लेकिन उसके नाम डालना है कि उसके नाम से बीमा हो रहा है। जी तो 5,000 बढ़ गया, काश्तकार कहता बीमा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो कहेगा मेरा 1 लाख, मैंने तो 1 लाख लिया, जी 5,000 कैसे बढ़ा दिया? जी। कौन खा गया मेरा पैसा? मेरे को तो पूरा ही नहीं मिला। जी तो उसकी सहमति हो, वो लिख के दे या स्वयं बीमा कराए। जी ये स्वयं बीमा करा ले। अभी तक हम बात कर रहे थे फसली ऋण लेने के बाद उस ऋण का बीमा करने पर, लेकिन अब हम बात करना चाहते हैं या आपसे जानना चाहते हैं फसलों के बीमा के बारे में। बताएं कि वो उसका मिलने का क्या तरीका है? देखिए, कंपनी भी कोई भी है, जब सूखा घोषित होगा क्षेत्र, जी तभी वो इंश्योरेंस करेगी। अच्छा, क्षेत्र सूखाग्रस्त हो या बाढ़ग्रस्त हो? बाढ़ग्रस्त हो तभी वो घोषित होता है, तभी बीमा मिलता है। बाकी कंपनी पे दे, उसकी इच्छा की बात है। सर, बहुत सारी अभी संस्थाएं भी एफपीओ बना रही हैं, नाबार्ड जैसी बड़ी बैंक भी, कृषि बैंक जिन्हें हम कहें, वो भी एफपीओ बना रही हैं। बहुत सारे एफपीओ सफल हैं और बहुत सारे एफपीओ असफल भी हो रहे हैं। तो इन एफपीओ को सफल होने के लिए समितियों को किस तरीके से काम करना चाहिए? क्योंकि साधन सहकारी समितियों का तो लंबा इतिहास है सफल संचालन में, तो उनके लिए क्या कोई सुझाव आप देंगे? देखिए, समिति का जब तक कोई सीईओ, जी कार्यकारी अधिकारी एक्टिव नहीं होगा, जी बैन क्वालिफाइड नहीं होगा, जी तो समितियां रनिंग करने में दिक्कतें होंगी। अगर अच्छा सीईओ होगा, बैन क्वालिफाइड होगा, तो रनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी और जो बोर्ड क्वालिफाइड हो, जी नियम बनाने में सक्षम हो जी और उन्हें लागू कराने के लिए भी सक्षम हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। समितियों के रनिंग करने में। जी क्योंकि समितियां बहुत देशी हैं, कुछ भी कर सकती हैं। जी महिलाओं के समूह बना के उनको कोई उत्पादित पदार्थ दे सकती हैं, उनकी माल बिक्री कर सकती हैं, बाजार ढूंढ सकती हैं, जी किसानों का माल बीज दे करके माल खरीद सकती हैं, जी उनको बाजार देखे। जी अब बिजनेस में तो लॉस प्रॉफिट होता है, उसको सहन करने के लिए बोर्ड जिम्मेदार होता है, क्योंकि नियम बोर्ड ने बनाने हैं। जी भाई अब माल नहीं बिक रहा है, कहीं भी नहीं बिक रहा है, तो क्या करेंगे? लॉस भी हो सकता है। जी सर, समितियों का सफल संचालन हो, जिस तरीके से किसानों को लाभ मिले, इसलिए किसान भी ज़्यादा से ज़्यादा समितियों से जुड़ें, इसके लिए आपका कोई संदेश उनके लिए? देखिए, किसानों को भी सक्षम होना चाहिए कि भाई हम काश्तकार, हमारी समिति है, अपना हक जताना चाहिए, क्योंकि वो हिस्सेदार है, जी सोसाइटी उनकी है। अगर लॉस प्रॉफिट होता है, उनको भी अपनी राह देनी चाहिए कि समिति ने ये व्यवसाय करने से फायदा होगा। बोर्ड में रखें, बोर्ड उसको पास करेगा। जी तो सर, आपके सुझाव और इन जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।